नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में हमारा सेशन चल रहा है और हम अभी तक आपको 2 क्लासें प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने पहली क्लास बाबर यानी कि मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के बारे में बात करी। कल हमारी क्लास थी हुमायूं के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं शेर शाह सूरी, जिसका संबंध मुग़ल साम्राज्य से तो नहीं है। अफ़गान शासक थे और द्वितीय अफ़गान वंश के रूप में इन्होंने सूरवंश की स्थापना की थी। क्या थी इनकी सत्ता और किस तरीके से इन्होंने हुमायूं से सत्ता छीनकर अपनी सत्ता स्थापित की और सूरवंश की स्थापना की, और मुग़ल साम्राज्य में किस प्रकार का ध्वंस पैदा हुआ इनके आने से, और मुग़ल साम्राज्य में पुनः सत्ता को वापस हासिल करने में किस किस प्रकार के योगदान हुमायूं और हुमायूं के जुड़े व्यक्तियों के इसमें देखने को मिले। तो इन सभी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और शेर शाह जो थे वे कौन थे और इनका कहाँ से इतिहास शुरू होता है और ये कितने समय तक शासन करते हैं और इनके मुग़ल साम्राज्य में आने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सभी पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं शेर शाह सूरी, जिनके बचपन का नाम फरीद खां था, जिनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं शेर शाह सूरी की। इनका कार्यकाल 1540 से लेकर 45 तक रहा, परंतु फिर भी मुग़ल सत्ता वापस जो मिली मुग़ल को, वह 55 में मिलती है। वह कब मिलती है? 1555 में। तो इनका ये था उत्तराधिकार, 45 से 55 के बीच भी इनका जो है उत्तराधिकार रहा था, ठीक है। परंतु 1540 में किस प्रकार से इन्हें सत्ता मिली, आओ उस पर एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिचय पर। तो देखिए, पहली बात है, भारत में सूरवंश के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 1472, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा 1486, किसी स्रोतों में 86 मिलेगा। तो इस बात पर कोई सस्पेंस नहीं है, क्योंकि इतिहास जो होता है वह है सस्पेंस का विषय होता है, ठीक है दोस्तों। तो नरनौल में एक जगह है हरियाणा में, नरनौल, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था हसन खां सूर और उनकी अफ़गान पत्नी से इनका गर्भ से इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम अगर हम बात करें तो फरीद खां था, ठीक है दोस्तों। और पिता के पास सहसराम और ख्वासपुर की जागीरें थीं। आगरा के, अभी इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, आगरा से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भारत में सूरवंश के संस्थापक थे। जन्म 1472 नरनौल हरियाणा में हुआ, परंतु हरियाणा में रहने के बाद यह बिहार की ओर अग्रसर हो जाते हैं इनके पिता, ठीक है। हसन खां सूरी की पत्नी अफ़गान थी, इस वजह से इन्हें अफ़गान कहा जाता है। और बचपन का नाम इनके फरीद खां था, ठीक है दोस्तों। पिता पर सहसराम और ख्वासपुर की जागीरें थीं और उन्हीं जागीरों और इनकी कुशलता को देखकर उन्हीं जागीरों को शेर शाह सूरी को इनके पिता सौंप देते हैं। परंतु किसी कारणवश अनबन होने पर आगरा में दौलत खां की सेवा में ये चले जाते हैं। कहाँ? आगरा में दौलत खां की सेवा में ये चले जाते हैं। बट बात यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती है। क्यों ख़त्म नहीं होती है? क्योंकि दोस्तों, ये दौलत खां के यहाँ भी, क्योंकि इनका मत था पहले से कि इनको कुछ कम में कभी भी सब्र नहीं हुआ, सोचते थे मुझे बहुत बड़ा करना है, और ये सपना देख रहे थे अखंड भारत का शासक बनने का, ठीक है। उसी समय पर क्या हुआ कि 1522 में एक व्यक्ति दौलत खां से मिलने के लिए आते हैं, जिनका नाम है बहार खां लाहौरी। उन्हें एक कुशल संरक्षक की ज़रूरत थी। दौलत खां के यहाँ पर जब देखते हैं इन्हें काम करते हुए, तो वह कहते हैं, अरे भाई ये कौन है? उन्होंने कहा ये फरीद खां है। तो उन्होंने दक्षिण बिहार के जो सूबेदार हैं, ठीक है, कौन? बहार खां लाहौरी लोहानी, ये अपने पुत्र जलाल खां के संरक्षक के रूप में इनको ले जाते हैं। तो अब इनको जाकर जो है मौका मिलता है एक बड़ी सेना में योगदान देने का। अंततः ये बहुत लंबे समय तक यहाँ शासन करते रहते हैं। 6 वर्षों तक लंबे शासन करने के बाद वहाँ पर बाबर, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, वहाँ युद्ध लड़ रहा था, ठीक है। वहाँ युद्ध लड़ रहा था। जब पता चला कि खानवा के युद्ध में बाबर ने 1527 में, खानवा के युद्ध में 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया गया है, तब उन्हें लगा कि बाबर भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तब इन्होंने बाबर की सेना में भर्ती होने का वर्चस्व दिखाया और 1528 में बाबर की एक
युद्ध हुआ बाबर का, चंदेरी का युद्ध हुआ, ठीक है। और उस चंदेरी के युद्ध में बाबर का योगदान मेदिनी राव की तरफ से न देकर बाबर की सेना में भर्ती हुआ और मेदिनी राव को बाबर की सेना में भर्ती होकर शेरशाह ने हरा दिया। और यहाँ पर शेरशाह को लगना शुरू हो जाता है, यानी कि फरीद खां को लगना शुरू हो जाता है कि अभी इससे पहले एक बात और, जब जलाल खां का ये संरक्षक बनता है तो एक शेर जलाल खां के सामने आता है मारने के लिए, तो ये एक ही बार में उसको मार देते हैं। इसी समय पर बहार खां लोहानी जो है इनको शेर खां की उपाधि दे देते हैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ी मिस हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, से जोड़ लो। 1529 ईस्वी में ये महमूद लोदी से एक युद्ध लड़ते हैं, कौन? बाबर। अभी बाबर को भी इसमें ऐड करके चलेंगे। बाबर और बाबर की सेना में कौन भर्ती है? शेरशाह। तो बाबर 1529 में महमूद लोदी से घाघरा का युद्ध करते हैं, समझे। तो घाघरा का युद्ध जब करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि महमूद लोदी एक पत्र लिखते हैं किसको? शेर खां को, कि आप अफगान हो, मैं भी अफगान हूँ, तो क्यों ना हम पार्टिसिपेट कर लें। तब जो है एक पत्र शेर खां भी भिजवाता है बाबर को, और बाबर जब उस पत्र को पढ़वाते हैं उस पत्र में लिखा होता है कि मैं आपसे निष्कासन चाहता हूँ, मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ। और उसी समय पर वो है अपने पुत्र हुमायूं से कहते हैं कि इस व्यक्ति से आप अपने जीवन काल में बच कर रहना, क्योंकि ये धोखेबाज इंसान है, ये कभी भी आपको हानि पहुँचा सकता है, क्षति पहुँचा सकता है, ठीक है। चलिए वो बात हुई। और वहाँ पर महमूद लोदी की सहायता तो करता है बेशक, परंतु महमूद लोदी की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है, और महमूद लोदी स्थान छोड़कर भाग जाता है बिहार की ओर, बंगाल की ओर। तो उसी के साथ जो है आग है ये भी भाग चले जाते हैं। परंतु पहली बार जो है हुमायूं से इनकी मुलाकात जो होती है वो चुनारगढ़ के किले में होती है, जब हुमायूं अपने अभियान कर रहा था। तो चुनारगढ़ के किले में जब होती है तो चुनारगढ़ के किले में ये इनको घेर लेते हैं, ठीक है। हुमायूं इनको घेर लेते हैं। उस समय हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी, कल हमने पढ़ा था ये, क्योंकि हुमायूं जब इन्हें घेर लेते हैं तो हुमायूं इनके साथ संधि कर लेते हैं, और संधि करने के बाद वह इनके पुत्र को, यानी हुमायूं कोई अपना पुत्र दे देते हैं सेवा में, कुतुब खां, ठीक है। और ये सोचते हैं कि इन्होंने हमारी स्वाधीनता अपना ली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हुमायूं जो है वह कालिंजर पर अभियान करते हैं, और कालिंजर के अभियान करने के बाद में बंगाल तक विजय करते हैं। और जैसे ही बंगाल में विजय करते हैं हुमायूं, उसी समय पर हुमायूं का एक भाई हिंदाल है अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। और उसी की जब खबर मिलती है तो वे वापसी में आते हुए होते हैं, तो एक जगह है सासाराम, सॉरी बक्सर बिहार में एक जगह है, उसी के पास में चौसा एक जगह है, यानी बक्सर के पास में एक जगह है चौसा। वहाँ पर वापसी में हुमायूं को कोई सामने कौन आ जाता है? शेर खां आ जाता है 1539 में। और शेर खां जो है वह हुमायूं को पराजित कर देते हैं, और यहाँ जीत कर शेरशाह की उपाधि धारण कर लेते हैं, ठीक है। इससे हुमायूं बहुत क्षीण हो जाता है, और हुमायूं अपनी सत्ता वापस लौटाने के लिए और हुमायूं अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह दोबारा से कन्नौज में, एक बिलग्राम स्थान है कन्नौज में, और वहाँ पर युद्ध करते हैं। और वहाँ पर भी 1540 में हुमायूं की क्या हो जाती है? हार, और शेरशाह जो है वो जीत जाते हैं। और इसी जीत से यह निश्चित हो जाता है कि द्वितीय अफगान वंश की स्थापना भारत में की गई, और वहाँ पर ये करते हैं अपना राज्याभिषेक 1540 में, और द्वितीय अफगान वंश की सूरवंश की जो है स्थापना ये कर देते हैं। तो इस तरीके से था इनका यहाँ तक का क्रम। अब जैसे ये सूरवंश की स्थापना करते हैं, इसी समय पर हुमायूं जो है ये इस क्षेत्र को छोड़कर वो चले जाते हैं पश्चिम की ओर, ठीक है। वो बात हमने कल पढ़ी थी, अब पढ़ते हैं इस आगे शेरशाह को। शेरशाह ने राजा बनकर अभिषेक करके, और सबसे पहले उन्होंने अपने अभियान किए जो उनकी नज़र में थे। तो सबसे पहले वह उस जाति पर अभियान करना चाहा जो एक जाति लूटपाट और लुटेरों की जाति थी, ठीक है, गख्खर की जाति। तो उन्होंने गख्खरों पर युद्ध किया, गख्खरों से युद्ध किया। कब किया? 1541 में। और उनको पराजित करके गख्खरों पर विजय पाकर इन्होंने रोहतासगढ़ का पश्चिमी सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, रोहतासगढ़ का किला किस नाम बनवाया, ठीक है। गख्खरों पर विजय कर लेते हैं। उसके बाद एक बिखरा हुआ क्षेत्र होता है मालवा, बिखरा हुआ क्षेत्र होता है, वहाँ प्रांतीय सत्ता जो है बिखर जाती है, उस पर वो आक्रमण करते हैं 1542 में, कौन? शेरशाह। और उसी समय पर मालवा पर विजय कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बात आती है यहाँ से आगे, बात करते हैं रायसीन का अभियान करते हैं, और रायसीन का अभियान 1543 में करते हैं। ये इनके ऊपर जो है कलंक था, और यहाँ से इनकी जो है माइंड डिस्टर्ब हो जाता है इनका, और ये एक इनके ऊपर कलंक था इनके चरित्र पर, क्योंकि इतना पावरफुल आदमी और इतने गंदा काम करता है। क्या गंदा काम था? रायसेन का जो राजा था, राजपूत शासक पूरनमल था, इन्होंने धोखे से उसकी मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी। उन पर धोखे से जो है वार किया पीछे से, और उनकी हत्या हो गई। और इसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठा, इसी चीज़ का जो है दुख देखकर महिलाओं ने क्या कहा कि हम शेरशाह के पास नहीं जा सकते। राजपूत स्त्रियों ने, बहुत सारी राजपूत स्त्रियों ने जोहर कर लिया, यानी कि जोहर अपनी मर्जी से
इकट्ठा करके, लकड़ियों का एक ईंधन इकट्ठा करके और वहाँ पर कूदना, आग में कूदना, तो उसे कहते हैं जौहर। ठीक है दोस्तों, तो ये जौहर अपना है। तो एक बार रिकॉल करते हैं अभियान। ठीक है, यहाँ तक का तो हो चुका था। गखरों से युद्ध 1541 में, रोहतासगढ़ का किला जीत लिया, गखरों पर विजय हो गई है। मालवा अभियान 42 में कर दिया है। रायसीन का अभियान कर दिया 43 में, और यहाँ पर ही राजपूत पूरनमल की मृत्यु हो जाती है और राजपूत स्त्रियाँ जो है जौहर अपना लेती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सब बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मारवाड़, ये सबसे खतरनाक अभियान था इनका, सबसे पावरफुल अभियान, यानी कि सबसे मेहनत एफर्ट जो लगाना पड़ा वो इसी अभियान में लगाना पड़ा। तो मारवाड़ का अभियान था 1544 में। यहाँ के शासक थे मालदेव। 1532 में इन्होंने यहाँ पर अधिकार किया था और इन्होंने उत्तर राजस्थान और अजमेर पर विजय कर ली थी। किसके बल पर? एक तो जयंता और कुंभा। तो जत्ता कुंभा पढ़ते हैं इनको। जयंता और कुंभा ने जब मारवाड़ अभियान में टक्कर ली किससे? शेरशाह से। तो शेरशाह जब हारने ही वाला था तो शेरशाह ने जत्ता और कुंभा के सामने एक फरियाद रखा कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने नमाज पढ़ने की वजह से कुछ समय तक जो है युद्ध को रुकवा दिया। ठीक है, अब वो पता नहीं कि वो उसका प्लान था, जने उसकी फरियाद सुन ली ऊपर वाले ने। अंततः एक टुकड़ी जो थी सेना की और आ गई और उस टुकड़ी का सहारा लेकर शेरशाह इस युद्ध में विजय कर लेते हैं, जत्ता कुंभा हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ बताई जाती है। कूटनीति का प्रयोग किया यहाँ पर, किसका करा? कूटनीति का प्रयोग से ये जीता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शेरशाह ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके किस अभियान में विजय प्राप्त की थी, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वो आपका हो जाएगा मारवाड़ का अभियान। 1544 में कूटनीति का प्रयोग किया था जत्ता और कुंभा के साथ यहाँ पर। उसके बाद में अब ये इसका अंतिम अभियान था कालिंजर का अभियान। 1545 में अंतिम अभियान था, शेरशाह का अंतिम अभियान था। क्या होता है? कालिंजर के शासक हैं कीरत सिंह। कौन है कालिंजर के शासक? कीरत सिंह है। इनके यहाँ एक नाच गाना करने वाली जो है इनको पसंद आ जाती है और उसको हथियाने के लिए, उसको अपने अधिकार में लाने के लिए, उसे अपनी दासी बनाने के लिए यह कीरत सिंह से कहते हैं, कीरत सिंह कहते हैं हमारे यहाँ महिलाओं को दासी बनाकर भेजा नहीं जाता और इनकार कर देते हैं। इसी चीज़ का वो उन्हें अपमान लगता है और अपमान का बदला लेने के लिए वह कालिंजर पर जो है आक्रमण कर देते हैं और अपने तोप खानों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। परंतु वहीं पर एक दीवार पर गोला टकराकर उनके ही बारूद के ढेर में गिर जाता है और 22 मई 1545 को इसी युद्ध के समय पर शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और शेरशाह का मकबरा सासाराम में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपना मकबरा मृत्यु से पहले बनवा लिया था कि बाद में कहा था कि इसी में मुझे दफना देना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था इनका शासन, यहाँ तक इनका शासन हो गया था। अब इनका देखते हैं उत्तराधिकार। आप क्या देखते हैं? इनका उत्तराधिकार। अब देखिए इनका ही एक पुत्र, यानी कि जो इनका पुत्र था जलाल खां, ठीक है, जो वो इनका ही पुत्र नहीं था, वो किसका था? बहार खां लोहानी का था। परंतु उनके पुत्र, इन्होंने ये खुद कहा था जलाल खान ने कि मैं बहार खां लोहानी का पुत्र नहीं हूँ, मैं पुत्र किसका हूँ? जलाल खां। ये सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने ये बात कही थी, सत्ता हथियाने के लिए कहा था कि मैं जलाल खां जो है मैं इनका पुत्र हूँ। और इस्लाम शाह की उपाधि लेकर ये गद्दी बैठे और लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने शासन किया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में फिरोज खां है और फिरोज खां की मृत्यु जो करी वो किसने की? मुबारिज खां ने की। और मुबारिज खां जो है मोहम्मद आदिल खां के नाम से गद्दी पर बैठा और मोहम्मद आदिल खां अंतिम शासक रहे 53 से 57 तक। और इनके प्रधानमंत्री रूप में कौन रहे थे? हेमू। ये वही हेमू है जिनको पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, अंततः बात करते हैं कि 22 मई 1555 को सरहिंद के युद्ध में हुमायूं और सिकंदर शाह के बाद सत्ता दोबारा से जो है मुगल एम्पायर में पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनका शासन। तो एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ से। मारवाड़ अभियान हुआ 44 में, मालदेव यहाँ के शासक थे। 32 में बने थे वहाँ के शासक। राजस्थान अजमेर को कब्जे में कर लिया था, सरदार थे जयंता और कुंभा, इनसे इनका अभियान हुआ शेरशाह का, परंतु कूटनीति का प्रयोग करके जीत गए। 1545 में कालिंजर का अभियान हुआ, शेरशाह अंतिम अभियान था। यहाँ नाचने वाली खूब पसंद आ गए थे, उनको अपनी दासी बनाकर ले जाने के पक्ष में कीरत सिंह ने मना कर दिया और वहाँ पर एक गोला जो है इनकी तोप से दीवार से टकरा कर और इन्हीं के बारूद के ढेर में आग गिर गया कि जैसी करनी ऐसी भरनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुई? उनकी मृत्यु हो गई। फिर जलाल खां इनका पुत्र बना इस्लाम खां के नाम से, फिर मुबारक खां और मुबारक खां आदिल खां के नाम से, यही अंतिम शासक बना सूरी वंश का। ठीक है भाई दोस्तों, चलिए बहुत अच्छी बात है आप लोगों को। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं इनके केंद्रीय सत्ता की, केंद्रीय शासन की, या फिर हम इनसे जुड़े जो तथ्य हैं इंपॉर्टेंट, उनकी अब हम जो बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक कि आपने इस बात का बहुत अच्छे से आनंद लिया होगा, इस टॉपिक का आनंद लिया होगा। हम कुछ बोर्ड पे इसलिए लिख लेते हैं जिससे कि आपको पूरी स्टोरी समझने में जो है आसानी हो जाए, लगे आपको कि हाँ कुछ बढ़िया
तरीके से स्टोरी समझ में आई है ये, और आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जो बात करेंगे वो केंद्रीय सत्ता की बात करेंगे इनकी, और ये भी बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है तुम्हारा और शेरशाह का। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी चलिए शुरू करते हैं। अब आगे क्या है केंद्रीय सत्ता। ठीक है, उसके लिए पहले हमें इंक डालनी पड़ेगी जिससे कि आपको आए अच्छे से और भी ज़्यादा मज़ा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है, आपको बहुत अच्छे अच्छे की पॉइंट आपके सामने आने वाले हैं, आप इंतजार करें बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। तो केंद्रीय सत्ता, सबसे पहले बात करना है केंद्रीय सत्ता की। केंद्रीय शासन, केंद्रीय शासन। ठीक है, हम इसमें कर सकते हैं बात। तो यहाँ पर सबसे पहले दीवान ए वजारत इन्होंने बनाया था क्या, दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत क्या था ये दीवान ए वजारत, इसका अध्यक्ष होता था वजीर। वजीर जो होता था इसका अध्यक्ष होता था। वजीर मतलब प्रधानमंत्री टाइप, प्रधानमंत्री के समान होता था। आर्थिक मामलों की देखरेख, आर्थिक मामलों की देखरेख होती थी इसमें, देखरेख। ठीक है भाई, इसमें आर्थिक मामलों की देखरेख होती थी। दूसरा था दीवान ए अर्ज, दूसरा कौन सा था, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज क्या था ये अर्ज, यहाँ पर आरिज ए मुमलियात अध्यक्ष था। आरिज ए मुमलियात यहाँ इनका अध्यक्ष होता था। आरिज ए मुमलियात सैन्य मामले देखता था। क्या देखता था, सैन्य मामले, बस सेना की भर्ती जो है वो खुद शेरशाह कराता था। ठीक है, ये होता था। तीसरा था दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत, रिसालत। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें धार्मिक मामले होता था, यानी कैसा था, धार्मिक विभाग था। धार्मिक मामले, धार्मिक मामले देखे जाते थे। इसके बाद में था दीवान ए इंसा। क्या था, दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा। दोस्तों इसमें क्या होता था, प्रशासनिक विभाग था। कैसा था ये प्रशासनिक, प्रशासनिक विभाग था। ठीक है, प्रशासनिक विभाग था। दीवान ए कजा, पांचवा जो था वो कौन सा था, दीवान ए कजा। और ये क्या था, दीवान ए कजा न्याय विभाग था। क्या था, न्याय विभाग, न्याय विभाग। और यहां अध्यक्ष होता था काजी, यहां अध्यक्ष कौन होता था, काजी होता था। छठा था दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद। ये क्या होता था, ये होता था गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग होता था। ठीक है, और यहां जो करता था वो करता था बरीद ए मुमलियात, बरीद ए मुमलियात इसका अध्यक्ष होता था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर बात करें व्यवस्था कैसी थी कर की, तो कर की व्यवस्था थी रैयत बाड़ी, रैयत बाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, लगान के अतिरिक्त अगर हम बात करें, लगान के अतिरिक्त, लगान के अतिरिक्त, लगान के अतिरिक्त 2 कर और देने पड़ते थे। एक तो था जरीवाना, जरीवाना सर्वेक्षण कर था 2.5% था। एक था महासिलाना, महासिलाना ये था 5% और ये था 2.5%। ठीक है भाई, 5% 2.5% ये भी कर दिया जाता था। ठीक है, आ रही बात समझ में, इतनी नहीं बताइए, जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर इतना। और भूमि को मापने के लिए, भूमि को मापने के गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी बनवाया था। ठीक है, भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी, ये भी एग्जाम में आता है। गज ए सिकंदरी बनवाया था भूमि को मापने के लिए। ठीक है, सेना में अगर हम बात करें, सेना में अगर सेना की बात करें तो सेना में अलाउद्दीन खिलजी जैसी, अलाउद्दीन खिलजी जैसी प्रथा थी। अलाउद्दीन खिलजी जैसी प्रथा थी, मतलब दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा, हुलिया प्रथा और दागने की प्रथा थी। हुलिया प्रथा और दागने की प्रथा थी।
योग्यता के अनुसार वेतन मिलता था, योग्यता के अनुसार वेतन मिलता था, योग्यता अनुसार क्या मिलता था, वेतन मिलता था। ये भी बात समझने के लिए है, योग्यता के अनुसार वेतन मिलता था। अगर हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पर, थोड़ी सी बात करें तो 15,000 1,50,000 घुड़सवार थे, 1,50,000 घुड़सवार थे इनके यहाँ पर, 1,50,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक, 25,000 पैदल सैनिक, 25,000 पैदल सैनिक, ठीक है। 5,000 हाथी और तोपखाने, 5,000 जो थे हाथी व तोपखाने, ये भी याद रखने वाली बात है, हाथी और तोपखाने थे। तो ये तो होगी बात यहाँ तक, ठीक है। कुछ और देखते हैं, निर्माण देखते हैं, इतना अगर आपको हो गया हो तो ठीक है। इसके आगे देखते हैं निर्माण देखते हैं क्या है इनका निर्माण। और यहाँ पर बातें समझो अच्छे से, इन बातों को अच्छे से समझे बेटा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना एग्जाम में आती हैं। इनका जो ये चीज़ें होती है केंद्रीय सत्ता प्रशासन, यहाँ से जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 4 सड़कों का निर्माण कराया, 4 सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें पहली सड़क जो थी उसका वो थी सोनार गांव से, यानी कि बंगाल के सोनार गांव कहाँ का था, बंगाल का, बंगाल से लाहौर होते हुए या पंजाब के कहाँ तक, पंजाब दिल्ली होते हुए पंजाब के अटक तक, इसे नाम जो दिया गया था इस सड़क को, वो दिया गया था सड़क ए आजम। क्या नाम दिया गया था, सड़क ए आजम, इसे कहा जाता था, ठीक है बेटा। और इसे लॉर्ड ओकलैंड ने जीटी रोड कहा था, जीटी रोड कहा था इसको, क्या कहा था, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड इसे कहा था, ठीक है। अगर बात करें दूसरी सड़क जो बनवाई थी वो आगरा से, दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर कहाँ पर है, एमपी में, वहाँ बनवाई थी। तीसरी सड़क की बात करें तो आगरा से जोधपुर, तीसरी सड़क की बात करें तो कहाँ से, आगरा से जोधपुर बनवाई थी। चौथी सड़क की अगर हम बात करें बच्चा तो लाहौर से मुल्तान तक, कहाँ से, लाहौर से मुल्तान बनवाई थी। ये भी बात याद रखने की है, ठीक है। अगर हम बात करें 1700 सराय बनवाई थी, 1700 सराय बनवाई थी। चांदी का रुपया और तांबे का दाम, और इसका रेशियो था 1:64, यानी चांदी का 1 रुपया 64 के दाम के बराबर था, ठीक है भैया, ये याद रखना है, ठीक है। एक बात और याद है, जो हुमायूं ने दीन पन्हा बनवाया था, दीन पन्हा, उसे तुड़वाकर पुराना किला बनवाया दिल्ली में, पुराना किला बनवाया दिल्ली में। कहाँ पर बनवाया, दिल्ली में पुराना किला बनवाया, ठीक है। कहाँ पर, दिल्ली में पुराना किला बनवाया, और उस किले में एक किला ए कुन्हा मस्जिद बनवाई। क्या बनवाई, मस्जिद, किला ए कुन्हा मस्जिद भी बनवाई, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतनी बातें याद रखनी होंगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 4 सड़कों का निर्माण कराया, ठीक है। सोनार गांव बंगाल से लेकर पंजाब तक, अटक तक, सड़क आजम कहा गया इसको। लॉर्ड ओकलैंड ने जीटी रोड कहा इसको। आगरा से बुरहान तक दूसरी सड़क, आगरा से जोधपुर तीसरी, लाहौर से मुल्तान तक चौथी। 1700 सराय बनवाई, चांदी का रुपया और तांबे का दाम बनवाया, 1:64 का अनुपात था। दीन पन्हा दिल्ली में तुड़वा के इसको पुराना किला बनवाया दिल्ली में, और इसी किले में किला ए कुन्हा मस्जिद बनवाई, ठीक है, आर्यवासन में। और इनका जो मकबरा था वह कनिंघम नाम के व्यक्ति ने, किसने, कनिंघम नाम के व्यक्ति ने बताया कि इनका किला जो है वह ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर है, तो ये बात थी हमारी शेरशाह है। तो कल हम बात करेंगे वो बात करेंगे अकबर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको सेशन में मजा आया तो दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय पर अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, देखना ना भूलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी क्लास होने वाली है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।